नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़ा हमारा ये बुलेटिन। शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में आग लगने की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां जो मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भीषण आग लगी है और आग को बुझाने पर मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भीषण आग लगी है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौजूद हैं और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, हालांकि अभी इस पूरी घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं, जान माल का क्या नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ सकी है। जैसे ही ये जानकारी निकलकर सामने आएगी हम तुरंत आपको इसकी सूचना देंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में आग जो है वो लगी है और इस आग को बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको देते हुए, जहां दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें उस स्थान के हम आपको दिखा रहे हैं जहां आग जो है भयंकर तरीके से लगी हुई नजर आ रही है और इस आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौजूद है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कपिल चौधरी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस आग जो लगी है सब्जी मंडी इलाके में, इससे जुड़ी? देखिए, अगर बात करें तो इस समय जो है आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन सब्जी मंडी में जो 53 दुकानें हैं उनमें आग लग गई है। आग लगने से 40 जो दुकानें हैं वो आग की चपेट में आ गई है। गाड़ियां, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी आग लगने के कारण वो स्पष्ट नहीं हो पाए। पहले पूरी तरह से आग को बुझा लिया जाएगा, उसके बाद जो है इस मामले की पूरी जांच होगी कि आखिर जो आग है वो किन कारणों से लगी। जी कपिल, किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर अब तक निकलकर सामने आ रही हो? ठीक है, लगातार जो है फायर के अधिकारी यहाँ पर आग बुझाने का काम कर रहे हैं और अभी तक जो है पूरी मामले की जांच जो है फायर के अधिकारी कर रहे हैं। आग लगने से 40 दुकानें जो है पूरी तरह से खाक हो चुकी है। 53 दुकानें पूरी मार्केट में मौजूद है। अभी आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से गर्मी का मौसम आ रहा है उसमें 100 से भी ज्यादा कोने पर जो है आग लगने की जो कोल है वो 100 से भी ज्यादा कोल आ रही है। तो सर्दी के मौसम में करीब 35 से 40 कोल आती है और जैसे ही गर्मी का मौसम आने लगता है तो उसमें 100 से भी ज्यादा कोल हो जाती है। तो इस तरह से जो है आग कई जगह पाई गई है और अभी तक आग लगने के कारण जो है अभी सब्जी मंडी में स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तो कुछ देर में ज्यादातर जिन दुकानों में आग लगी है उन दुकानों में किस तरीके के सामान रखे हुए थे, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? क्या कुछ बेचे जाते थे इन दुकानों में? और स्थानीय लोग जो आसपास के हैं, क्या उनको खाली करा दिया गया है इस स्थान से या नहीं? इसके बाबत क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें थी और भी कई तरह की दुकान थी। जो स्थानीय लोग हैं उनको वहां से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया कि आग जो 40 दुकानों में लग चुकी है और टोटल दुकानें जो 53 दुकानें हैं वहां पर आग की, जो मंडी सब्जी मंडी में जो 53 दुकानें हैं उनको भी खाली करा दिया गया है एहतियात के तौर पर। आप देखना होगा कि फायर के जो गाड़ियां मौजूद है मौके पर, 2 गाड़ियां मौजूद है और गाड़ियां मंगाई जा रही है और आग कितनी देर में जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाएगा। अभी फायर के अधिकारी जो है वो कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। लगातार जो है पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। कम होते मामलों के बीच दिल्ली के साथ ही देश के 4 अन्य राज्यों में स्कूल और कॉलेज आज से खुल जाएंगे। दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल रहे हैं। इसके साथ ही कॉलेज, जिम और स्पा भी आज से खुलने जा रहे हैं।
दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की एंट्री उनके पेरेंट्स के लिखित मंजूरी के बाद ही होगी। जो स्टूडेंट स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस अभी चलती रहेंगी। कुछ स्कूलों ने अलग अलग टाइम पर स्टूडेंट्स की एंट्री एग्जिट रखी है। कुछ स्कूलों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए 50% बच्चों को बुलाया है। हालांकि कई स्कूल मंगलवार या एक दिन बाद जो है खुलेंगे, क्योंकि साफ तौर पर उनके पेरेंट्स को फॉर्म भेजने को कहा गया है और उनसे लिखित सहमति का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया था। स्कूलों को दोबारा खुलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्चों को वापस स्कूल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। बच्चे भी बेचारे परेशान हो गए। भगवान न करे अब दोबारा स्कूल बंद करने की जरूरत पड़े। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कपिल चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ देखने को मिला सुबह जब तमाम बच्चे कई दिनों बाद अपने स्कूल गए तो? जी देखिए देखिए, जिस तरह से कोविड काल में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, कहीं ना कहीं बच्चे एक कमरे तक अपने घर तक चिमट कर रह रहे थे, क्योंकि जिस तरह से स्कूल जाकर के वो अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों के साथ में, अपने टीचर के साथ में मिलकर वो पढ़ाई करते थे, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। तो इसको लेकर के डीडीएम की बैठक में जो फैसला लिया गया है कि आज से जो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल है वो खोल दिए गए हैं। बच्चे लगातार सुबह उनके चेहरे पर मुस्कान थी कि आज कितने दिन के बाद में स्कूल जाना पड़ रहा है बच्चों को। तो इस तरह से जो है जी, पीटीए की बैठक में फैसला लिया गया कि स्कूल खोल दिए जाए। तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ के पेरेंट्स भी बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे। तो यहाँ पर जो स्कूल है वो पूरी तरह से खोल दिए गए। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल जो खोल दिए गए, 8वीं से जो 9वीं से 8वीं तक के स्कूल है वो 16 फरवरी से खोले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे उसको अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्कूल जाना अब उन्हें पड़ेगा और लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से देखा गया स्कूल बंद होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस चली थी। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी जिस तरह से स्कूल में जाकर के ऑफलाइन क्लास में बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। तो कहीं ना कहीं बच्चों के क्या इंतजाम किए गए हैं तमाम स्कूल्स जो खुल रहे हैं उनमें, ताकि जो तमाम बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें? देखिए, यहाँ पर जो अधिकारियों ने जो फैसला लिया है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोविड के जो नियम है उनका पालन कराया जाएगा। स्कूल जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितनी संख्या में बच्चों को बुलाते हैं उसमें पूरा स्कूल सैनिटाइज कराया जाएगा, पूरी क्लासेस सैनिटाइज कराई जाएंगी। और बच्चों को भी निर्देश दिए गए कि वो जैसे अपना लंच भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो वो लंच भी वो शेयर नहीं कर पाएंगे। स्कूलों की जो तैयारी है वो पूरी तरह से हो चुकी है। स्कूल में पूरे स्कूल को सैनिटाइज करा दिया गया है और कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन वहां पर कराया जाएगा। जी, इसके अलावा जिस तरीके से स्कूल्स के साथ ही कॉलेजेस के भी खुलने की खबर है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से ये सुनिश्चित की जा रही हैं? जी देखिए, जिस तरह से जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जिस तरह से पहले कोविड में पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस का जो स्टार्ट हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे पढ़ाई करते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर कोई ना कोई इस तरह का असर पड़ रहा था कि स्कूल में वो नहीं जा पा रहे थे। तो कॉलेज खोलने की भी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। कॉलेज भी खुले जाएंगे और उनमें भी कड़े नियमों का पालन कराया जाएगा। कोविड के पूरे जो नॉर्म्स है उनका पालन कराया जाएगा। पूरे कॉलेज को सैनिटाइज कराया जाएगा और कॉलेज किस तरह से बच्चों को बुलाते हैं, किस तरह से वो अपनी रणनीति तैयार करते हैं कि क्लास में 10 बच्चे या 20 बच्चे किस तरह से बुलाए जाएंगे, वो स्कूल को जो है कॉलेज को वो परमिशन दी गई है कि आप इस तरह से बच्चों को बुला सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से स्कूल्स में भी जो बच्चों को बुलाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जरूरतें हैं, तो वो सारी की सारी चीजें पूरी की जाएंगी और जो कोविड के नियम है उनका भी पालन कराया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच आज से दिल्ली में स्कूल्स और कॉलेज जो है एक बार फिर से खुलते हुए नजर आ रहे हैं।
देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार थमने लगी है। इसके साथ ही कोविड की चाल भी धीमी हुई है, लेकिन मौत का ग्राफ अभी भी डरा रहा है। बता दें कि दिल्ली में रविवार को 1410 नए संक्रमित मिले, जबकि 14 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली में अब संक्रमण की दर 2.45% हो गई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीज 8,859 हैं। इसके अलावा दिल्ली में अब तक कुल 25,983 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से जान चली गई है। फरवरी का पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन ठंड, बारिश और बर्फबारी के कारण मौसमी हलचलें बनी हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इस सप्ताह मौसम में कई बार बदलाव होंगे। इस दौरान ठंड से राहत नहीं मिलेगी और कोहरा भी छाया रहेगा। दिल्ली में 9 से 12 फरवरी के बीच दिन में तापमान सामान्य 24 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस सप्ताह के बाद से ठंड और कोहरे से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस हफ्ते ठंड, कोहरा और बारिश का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम यानी 5.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 42 से 97% तक रिकॉर्ड हुआ। दूसरी तरफ गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राज्यसभा में सोमवार को स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने लता जी को याद किया। इसके बाद सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। फिर 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार पहले ही 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर चुकी है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। उनके निधन पर सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। रविवार को ही मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुबह 10 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शोक संदेश पढ़ा। इसके बाद पूरे सदन ने मौन रहकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे तक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शोक संदेश पढ़ेंगे और इसके बाद लोकसभा के सदस्य मौन रहकर स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद लोकसभा को भी उनके सम्मान के लिए 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। We deeply mourn the passing away of Lata Mangeshkar ji. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. As a mark of respect to the memory of Lata Mangeshkar ji, the iconic singer, the House stands adjourned for 1 hour. And subsequently, we will not have question hour. We will go ahead with the discussion. And the statement by Home Minister will be made in the afternoon. House is adjourned for 1 hour. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा और राज्यसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में पिलखुआ के तहत एक स्थान पर हमले के संबंध में बयान देंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में 2:30 बजे और लोकसभा में 4:30 बजे अपना वक्तव्य देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से सटे हापुड़ जिले में पिलखुआ के पास ओवैसी की कार पर गुरुवार रात को गोलियां चलाई गई थी। दरअसल 3 फरवरी को शाम को असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से चुनावी यात्रा खत्म कर दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान 2 युवकों ने ओवैसी की कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। घटना की जानकारी खुद ओवैसी ने ट्विटर के जरिए दी थी। रात की बात यह थी कि इस घटनाक्रम में ओवैसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा था। कार पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद केंद्र सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने की बात कही थी, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो खत में अपने खर्च पर बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की मांग करेंगे। ओवैसी के पास एक हथियार रखने का लाइसेंस है और उसी लाइसेंस के आधार पर ओवैसी हथियार रखने की भी अनुमति मांगेंगे।
देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अपनी पहली महिला वाइस चांसलर मिल गई है। प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी को जेएनयू का वाइस चांसलर बनाया गया है। शांति श्री धूलीपुड़ी पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। वहीं शांति श्री धूलीपुड़ी इंडियन पॉलिटिक साइंस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी कार्यरत हैं। उन्होंने अपना एमफिल और पीएचडी दोनों जेएनयू से ही पूरा किया है। 1988 में गोवा यूनिवर्सिटी से अपनी टीचिंग करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ममडीलाल जगदीश कुमार को 4 फरवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर कुमार ने 2016 में जेएनयू वीसी का पद संभाला था। डॉक्टर डीपी सिंह के अध्यक्ष पद से रिटायर होने जाने के बाद उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। के लिए दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एफएम न्यूज पर लगातार जारी है।